नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार स्टेट 2024 फिजिक्स पेपर 2 की परीक्षा 11 जून से होने वाली है। उसके लिए और साथ ही बीपीएससी टीआरई का जो री एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए फिजिक्स 11-12 या पेपर 2 या पीजीटी जिसे आप कहते हैं उसका मैं क्लास ले रहा हूँ। काफ़ी लेवल और स्तरीय सवाल करा हूँ जिसके 10 सेट्स मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। आज 11वां सेट आपके बीच लेकर उपस्थित है। कुल लगभग 15 से सेट मैं कराने का प्रयास करूंगा। 14 तारीख को फिजिक्स की परीक्षा है तब तक, या 20 सेट के आसपास। और यदि आप इन सारे सेट को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपको देखने को इस सेट से मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का है, द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग। सूर्य का जो ताप है वो किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो सूर्य का जो ताप है क्या बीन के विस्थापन नियम से, केपलर के वोल्ट-जैमन के नियम से, स्टीफन्स वोल्ट-जैमन नियम से, या प्लांक्स लॉ से? तो जो सूर्य का टेम्परेचर है, ताप है, उसको किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं स्टीफन वोल्ट-जैमन के नियम से, स्टीफन वोल्ट-जैमन लॉ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। अगला सवाल है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नाभिकीय पदार्थ के घनत्व की कोटि क्या है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में जो नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व होता है, घनत्व L गुना B गुना H करके निकालते हैं, इसलिए लिखते हैं मीटर क्यूब। 3 हमारे पास यूनिट है, तो वो होता है 10 पर पावर 17 12 7 2। तो यहाँ हमारा सही जवाब है 10 पर पावर 17। व्याख्या में आप देख सकते हैं नाभिक का घनत्व की कोटि 10 पर पावर 17 होती है। ऑप्शन ए इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से माध्यम में जाता है। अंग्रेजी मीडियम वाले आप खुद से सवाल पढ़ लें, और दोनों ही दिया हुआ है। दोनों भाषाओं में पढ़ने से क्या होगा, समय ज़्यादा खराब होंगे। और जो कि बिहार के बच्चे हैं तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम में आते हैं, तो अंग्रेजी मीडियम वाले आप खुद से ये चीज़ें पढ़ करके आप ऑप्शंस को देख लेंगे। मैं हिंदी में व्याख्यान करता चलूँगा। चलिए, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से माध्यम में जाता है या माध्यम से निर्वात में जाता है, तब अधोलिखित में से कौन सा प्रकाश पुंज का गुण अपरावर्तित रहता है? देखिए, जब भी प्रकाश हमारा निर्वात में जाए या किसी माध्यम में जाए, पानी से हवा में जाए, हवा से पानी जाए, कुछ भी करे, तो प्रकाश की एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है हमारी आवृत्ति। आवृत्ति देखिए, वेलोसिटी यानी वेग बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता है आवृत्ति। तो हमसे पूछा क्या है, अपरावर्तित रहता है यानी नहीं बदलता है, तो हमारी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग में नहीं हो सकती? तो दोस्तों काफी पॉपुलर सवाल है कि कौन सी फिनोमिना कैन नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव्स। तो परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारे होते हैं, ध्रुवन नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पोलराइजेशन जो होती है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। अगला सवाल लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन ए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? काफी फैक्ट है ये, तो 6.25 × 10⁻18, ये आप लोग को याद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, जीरो, थोड़ा सा ऊपर से छुप रहा, अंग्रेजी मीडियम वाले भाई साहब नाराज मत होइएगा। 0 केल्विन ताप पर गैसों की कौन सी विशेषता का मान 0 होता है? तो 0 केल्विन ताप पर जो गैस है उसकी विशेषता का मान, कौन सी विशेषता? तो उसकी जो क्या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घनत्व, द्रव्यमान। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज 0। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा E बराबर, देखिए अब फॉर्मूला होता है E बराबर 3/2kT। तो टेम्परेचर यानी कि T अगर कांस्टेंट हो जाएगा, 0 होगा, तब जो एनर्जी का जो कॉन्स्टेंशन, जो एनर्जी होगा वो उस कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला सवाल लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है। देखिए, आइंस्टाइन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि प्रथम खोज किसने किया? तो हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हर्ट्ज। अगला सवाल लेते हैं, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य कार्य ऊर्जा लगभग
तो 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य कार्य ऊर्जा लगभग कितना होता है? 10 पर पावर 11 जूल, 10 पावर 14, 10 पावर 17, 10 पावर 20। तो E बराबर mc स्क्वायर पर जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 10 पर पावर 17 जूल। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 10 पर पावर 17 जूल। अगला सवाल ले, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? देखिए पूछा है अनस्टेबल पार्टिकल्स के बारे में पूछा है। तो अनस्टेबल पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो काफी है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए बेचारा नाभिक के अंदर अस्थायी के रूप में रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, यानी निम्न में से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो सकता है? वह कौन सा टेम्परेचर है जहां किसी गैस का आयतन शून्य होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री रोमर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, नन ऑफ दीज। तो किसी भी गैस का जो होता है वो जो शून्य होता है वो होता है आपके 0 डिग्री इस पे सॉरी किसी भी गैस का जो होता है वो आयतन शून्य होता ही नहीं। तो आंसर तो इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए व्याख्या से समझते हैं, किसी भी गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री रोमर और 0 डिग्री एफ पर कभी भी शून्य नहीं होता। अब अगर मानव का टेम्परेचर लिख लीजिए, जो ह्यूमन्स बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी का ही देखिए डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि आप केल्विन की बात करेंगे तो 310 होता है। यानी कि सब पैमाना पे डिफरेंट होता है। तो किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है या तो कोई भी गैस का आयतन शून्य नहीं होगा। किसी भी गैस का वॉल्यूम शून्य नहीं होता है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ये। अब डिटेल में, किसी भी गैस का आयतन शून्य नहीं होता। परम ताप 0 डिग्री केल्विन पर आदर्श गैस का आयतन शून्य होता है, तो ये परम ताप माना जाता है, परम ताप होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? काफी सिंपल सा सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो न्यूट्रॉन की जो खोज किए हैं उनका वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने सन 1932 में खोजा था न्यूट्रॉन को अल्फा कण के बमबारी द्वारा। न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻24 kg है। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल ले, अगला सवाल है दोस्तों, क्या है? थोड़ी सी जूम कर लेते हैं। थोड़ी सी जूम करने के बाद ये सवाल आपके सामने ये रहा कि Fe यानी कि लोहा का शुद्धतम अवस्था होता है। तो लोहा का स्टेनलेस स्टील शुद्धतम नहीं होता, स्टील भी नहीं होता, कास्ट आयरन भी नहीं होता, रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन यानी रफ आयरन, पिटवा लोहा, रॉट आयरन जो होता है वो काफी शुद्ध होता है, शुद्धतम अवस्था होती है, शुद्ध होता नहीं, शुद्धतम अवस्था होता है। लोहा की शुद्धतम अवस्था जो होती है वो रॉट आयरन में होता है। अगला सवाल ले, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति देखी जाती है? बिल्कुल देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है फोटोवोल्टाइक प्रभाव द्वारा, अनिश्चितता सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, थॉम्सन इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, डिफ्रेक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो उसको देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन। तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है जब ठोस क्रिस्टल पर, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या लेकर आया। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है जब ठोस क्रिस्टल पर प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसलिए इसे एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो नेचर में विवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अगला सवाल ले, जब पारदर्शी पदार्थ की समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा आपवर्तित किरणें होती है, ये तो परस्पर लंबवत होती है दोस्तों। इसका ऑप्शन कहाँ गया भाई? ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ये परस्पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, मिस टाइम हो गया, वो ऑप्शंस क्लिक नहीं हो पा रहा। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा? तो कह रहा है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है, और गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा।
अनुक्रमानुपाती है तो कांस्टेंट होगी। क्लियर है? आगे चले। तो अगला सवाल है दोस्तों, वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है, वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है, कब होती है भाई? तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। निर्देश फ्रेम, ऑप्शन डी। सभी जड़त्वीय फ्रेम में प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड नियत होती है। तो प्रकाश की चाल जड़त्वीय फ्रेम निर्देश फ्रेम में नियत होती है। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। तो आप जानते हैं कोई भी चीज क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्लांक नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण के अनुपात की विमा किसके समान होती है? तो प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण, ये दोनों की जो विमा होती है वो आवृत्ति के समान होती है, फ्रीक्वेंसी ए। अगला सवाल लेते हैं। क्यूरी नियम के अनुसार, थोड़ी सी छुप जा रही है। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के किस परम ताप T के समानुपाती होता है? तो 1/T। देखिए क्यूरी साहब जो नियम दिया Z मास, ये 1/T का, क्यूरी 20 का नियम है 1/T, तो वही हमसे पूछ रहा है। तो कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है आपके नियम से ही, सिद्धांत से 1/T। उष्माधारिता का विमीय सूत्र, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी यार, उष्माधारिता का विमीय जो सूत्र होता है ml² T-2K-1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक कृष्णिका का ताप 500 केल्विन है, इससे ऊर्जा उत्सर्जन की दर समानुपाती होगी। तो स्टीफन साहब का लॉ आता है टेम्परेचर में, स्टीफन साहब का लॉ है E व्युत्क्रमानुपाती है T⁴ के। तो जो T है वो है 500 केल्विन, तो इस पर पावर क्या चला जाएगा? 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इस पे 3 पावर है, ये गलत है। इस पे कोई पावर नहीं, ये गलत होगा स्टीफन लॉ के अनुसार। स्टीफन लॉ के अनुसार ये सही है, 5K⁴। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सिकुड़ता है। साबुन के बुलबुला को जब आप आवेशित करेंगे तो वो सिकुड़ जाता है। किरचॉफ का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण से, बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जिससे विद्युत ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला सवाल लें दोस्तों। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 eV, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर, क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द कंट्रोलर रॉड्स आर मेड ऑफ, तो कैडमियम की छड़ होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कौन सी छड़ बनी होती है? कैडमियम की। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक रूप में जो यूज किया जाता है वो छड़ किसका बना होता है? कैडमियम का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कॉर्ड किसका बना होता है? तो जानते हैं आप, नर्म लोहा, सॉफ्ट। इसी नर्म लोहा के कारण हमें हिस्टेरिसिस लॉस देखने को मिलता है। हिस्टेरिसिस लॉस यानी कि शैथिल्य ह्रास। तो ट्रांसफार्मर चूंकि लोहा का बना होता है, नर्म लोहा का, तो लोहा एक दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसके पास उसी की धारा उसी में विरोध करती है, जिसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। जो धाराएं फिजिक्स में आती है, भांवर धाराएं उत्पन्न होती है वो। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, धातुओं की विद्युत चालकता घटती है ताप के बढ़ने से। धातुओं की विद्युत चालकता घटती है ताप के बढ़ने से। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो जो धातु की चालकता है वो क्या हो जाएगी? घटेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो गर्म होगा तो उसमें विरोध उत्पन्न होगा। धातुओं की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटती है, चालक की चालकता घट जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही कथन कौन सा है? तो पूछ रहा है क्या कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है? पीतल, तांबा, एल्युमिनियम का मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है। तो दोस्तों कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है।
ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कॉपर एंड टीन। कि स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम मिलाया जाता है, जो हम लोग के घरों में होता है, जो थालियां चमकती रहती है। चलिए अगला सवाल है, नाविक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार किया तो क्या हुआ। चलिए पढ़ते हैं। अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण कर पार चले गए। अभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार करना भाई सब ने किया था। अधिकतर अल्फा कण छोटे कण कोण बनाकर विचलित हो गए। अधिकतर अल्फा कण वापस विचलित हो गए, ऐसा नहीं था भाई। ऑप्शन ए करेक्ट है कि अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण किए पार चले गए। चलिए पिक्चर के द्वारा समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पिक्चर है आपके सामने, इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ था जब रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग किया धातु की पतली चादर पर, तो क्या हुआ। देखिए जब ये मारा इस पर तो बहुत सारे 90 डिग्री में घूम गए, बहुत सारे यहाँ से कुछ जो सीधे निकल गए। इसका मतलब जो नाभिक है उसके अधिकांशतः भाग खोखले हैं। ये बीच वाला जो भाग है वो काफी धनावेशित है। तो ये इन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दिए कि बहुत सारे जगह इसके खोखले हैं इसलिए सीधे निकल गए, कुछ जगह है पॉजिटिव जिसके कारण एंगल बना के निकला, और कुछ जगह यू टर्न ले लिया। तो 3 चीजें इसमें देखने को मिली। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है। तो क्या दिखाती है भाई, बामर श्रेणी क्या दिखाती है। तो बामर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन विजिबल रीजन, दृश्य खंड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दिखाती है, दृश्य खंड दिखाती। क्लियर है, आगे चले। अगला सवाल है, ये सारे सिद्धांतों के सवाल हैं जिसे आपको ज्यादातर याद ही रखना पड़ेगा। द ब्रॉगली पदार्थ तरंग है, द ब्रॉगली मैटर वेव इज प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं, प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं, प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है ब्रॉगली का तरंग। तो प्राकृतिक में अविद्युतीय चुंबकीय। सन 1924 में लुइस द ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, बिल्कुल, अर्थात प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को देती प्रकृति के समान पदार्थ भी तरंग के कण दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, अनसर्टेनली इन द पोजिशन, यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता 0 है तो इसके संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो इसके संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी। जब अनिश्चितता 0 होगी तो संवेग अनंत होगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो जीएम काउंटर, ये सीधे याद रखिए, जीएम काउंटर जो है वो रेडियो सक्रियता को मापता है। अगला सवाल, हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किस हेतु प्रयोग किया जाता है। तो एज ए फ्लक्स, गलनांक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। चल कुंडली धारा मापी में विद्युत धारा और कुंडली के विक्षेप में संबंध होता है, बिल्कुल होता है, आई थीटा। क्या संबंध होता है, आई थीटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य का ताप मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, तो पैरोमीटर उत्ताप मापी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैरोमीटर से सूर्य का तापमान मापते हैं, सूर्य का तापमान मापा जाता है पैरोमीटर से। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। प्लांक नियतांक की विमाएं निम्न में किसके तुल्य है। तो प्लांक नियतांक की विमाएं जो है वो तुल्य है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लेंज का नियम निम्न में से किस संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। अगला सवाल ये रहा, कह रहा विचार कीजिए, चौक कुंडली एक उच्च प्रगत कुंडली है, एकदम बिल्कुल सही बात है। चौक कुंडली में ऊर्जा 6 करीब नग्न होता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है, यह किसने प्रस्तावित किया था। तो ये क्या था, सेमरफील्ड ने। ऑप्शन सी, सेमरफील्ड साहब ने किया था। अगला सवाल, परमाणविक नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। 10⁻⁻13। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में तरल सोडियम का प्रयोग होता है, इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य है उष्मा विनिमयक के रूप में कार्य करना, टू एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर। तो हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है सोडियम नाभिकीय रिएक्टर में। अगला सवाल, द एम्पलीफायर डिवाइस क्या है भाई, एक ट्रांजिस्टर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना आता है। 3 O3 इसका सूत्र होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था, किसने दिया था भाई साहब? परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था हमारे बहुत अच्छे विद्वान जे थॉमसन ने। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अपवर्तन के नियम को प्रतिपादन किया था स्नेल ने। साइन आई बटे साइन आर इनका जो रूल था वो आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 1 किलोग्राम भार होता है, बिल्कुल 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, तो वो पारा है। पारा धातु है, पारा ये एकमात्र धातु है जो लिक्विड अवस्था में है। अगला सवाल लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, बिल्कुल ऑक्सीजन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, 1 मीटर तुल्य है 10⁻10 एंगस्ट्रम के। अगला सवाल, जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अगला सवाल, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन प्रथम अवशोषण होता है, बिल्कुल होता है, औसत h म्यू के बहुपूर्णांक में विभाजित होता है। अगला सवाल लेते हैं, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, बिल्कुल प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? तुरंत प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है 2 गुना, 2 टाइम्स। अगला सवाल, पीएन संधि डायोड बना होता है, बिल्कुल अर्धचालक सेमीकंडक्टर का बना होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हाथी के लिए? भाई साहब हाथी के लिए भी वही रहेगा क्योंकि पृथ्वी पर से है, तो बराबर होगा, इक्वल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, बिल्कुल करती है, ताप पर। ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान मास पर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अगला सवाल, निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁻5 डाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि पलायन वेग से कम में छोड़ा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह से एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसकी भार क्या हो जाएगी? 1/6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/6 7 न्यूटन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, बिल्कुल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना समतापीय प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला सवाल लेते हैं, एक तार से mg भार लटकने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया में कृत कार्य क्या होता है? mgl/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा mgl/2। अगला सवाल लेते हैं, विन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंग दैर्घ्य परम ताप के होती है व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सल प्रोपोर्शनल, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, m द्रव्यमान के एक पिंड r त्रिज्या के एक वृत्त पर एक समान चाल r से घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिए। अगला सवाल, किसी तारे का रंग घोतक है उसके टेम्परेचर पर, ताप पर। अगला सवाल लेते हैं, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल बाहर निकलता है, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल, आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? mlt-1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु, तो निकट दृष्टि इसका मतलब निकट में दृष्टि है, दोष कहाँ है? दूर, तो अवतल लेंस लगा दीजिए, कॉनकैव लेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? 6.626 × 10⁻34 जूल। इसको याद रख लिए, जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल, न्यूनतम संभव तापमान होता है -273 केल्विन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तापमान निकालना है तो इसके लिए तापमान बराबर होता है कहाँ? तो फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री पर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बराबर होता है, जो मनुष्य का टेम्परेचर है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है C/5 F-32/9 से। जब आप निकालेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अगला सवाल है दोस्तों, वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैस की पृथ्वी को आपस में बने रहने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। त्राग्राग के लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है, तो त्रांग गर्ग की लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है किरण रे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अदिश राशि है? बिल्कुल है। कौन सी अदिश राशि है भाई? तो ताप एक अदिश राशि है। वैसे वेग तो सदिश है, विस्थापन सदिश, संवेग भी सदिश।
अगला सवाल, समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? तो टेम्परेचर स्थित रहता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सवाल है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जल्दी गर्माता है जल्दी ठंडा होता है, ये किरचॉफ साहब ने नियम दिया था, किरचॉफ्स लॉ। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है? तो बिल्कुल होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल होता है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल होता है पी इंटू ई, यानी कि पी क्रॉस ई सदिश। उष्मीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है 78 एंगस्ट्रॉम से अधिक। किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 होती है दोस्तों। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी। अगला सवाल, एक वस्तु जिसका भार हवा में 10 न्यूटन है, जब किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है, तो इसका आभासी भार, तो वास्तविक भार 10 और इसका भार डुबाया जा रहा है तो 8, तो 10 और 8 को घटाएंगे तो कितना का? 2 न्यूटन। आभासी भार कितना दिख रहा है? 2। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति है ये, इसकी ट्रांसवर्स नेचर है। अगला सवाल, बांध में एकत्रित पानी में होती है? बिल्कुल होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगला सवाल, एक एएमयू जो होता है, इक्विवेलेंट एनर्जी जो होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी 1 एमयू विल बी, द्रव्यमान को पूरी तरह अवनिष्ट करने को प्राप्त होती है क्या चीज? 931 एमई माइक्रोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एमयू बराबर क्या होता है? 931 माइक्रोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, एल पर। इसलिए इसका फॉर्मूला आता है T = 2π√L/g। अगला सवाल लेते हैं, जो सवाल अब खत्म हो गया। ये था, आप देख रहे थे सेट नंबर 11 फिजिक्स पेपर 2 बीपीएससी टीआरई। ये जो सेट है मैंने बड़ा तेजी से कराया है, बात थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए इस सेट को बड़ा तेजी से कराया, क्योंकि इसमें फैक्ट सवाल ज़्यादा थे, समझने समझाने वाले सवाल कम थे, सिद्धांत और फैक्चुअल सवाल थे जिसे आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी ये 11वां सेट आज फिनिश हो गया। बाकी 10 सेट हैं जिसे आप आसानी से हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स यहाँ मिलते रहते हैं। इसी चैनल पर यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बिहार स्टेट की जो शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग की जो मैराथन क्लास, वो भी 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसे भी देखिए, वहीं से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जॉब अपडेट्स की भी यहाँ पे बात आती रहती है हर सप्ताह, उसे भी आप जरूर देखें। और अंत में एक बार फिर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।